हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग फिजिक्स जो जेयूटी का है, जो कि सभी ब्रांचेज में कॉमन है उसका जो वीडियो लेक्चर, उसका कंटिन्यूएशन में आज का आपका जो है वो वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक बिल्कुल ही सेपरेट टॉपिक देखेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। वीडियो का जो टॉपिक होने वाला आज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखेंगे और इसी में हम लोग देखेंगे लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, लैटरल शिफ्ट को ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लैटरल शिफ्ट बोल लीजिए या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक रहने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपको एक बात फिर जानकारी में दे दे कि जो भी आपका पीडीएफ नोट्स है वो अध्ययन का जो टेलीग्राम चैनल है, अध्ययन @telegram, इस पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पर डे टू डे का जो भी आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा तो यहीं पर शेयर कर दिया जाएगा। और किसी को फिर भी कोई इसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो व्हाट्सएप नंबर है 7991118137। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना क्वेरी जो है वो भेज सकते हैं, या फिर आप इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो इस टेलीग्राम चैनल पे तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको कनेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव में, वो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, थ्रू अ ग्लास slab, and hence define lateral shift, define lateral shift, और इसी को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। लैटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। derive an expression for lateral shift और lateral displacement। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, और किसके थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है, तो ग्लास स्लैब के थ्रू आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, और उसमें लैटरल शिफ्ट भी बताना है और उसका एक्सप्रेशन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब ये क्या चीज होता है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब क्या होता है। आपके सिलेबस में रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बस ऐसा ही लिखा है, तो रिफ्रैक्शन के अंदर ये टॉपिक चल रहा है। देखिए क्या है, ये अपना एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। दिस इज अ सिंपल ग्लास स्लैब। ये हम लोगों का एक ग्लास स्लैब है। अब इसके बाहर एयर वाला मीडियम है, इसके अंदर ये ग्लास का मीडियम है। ठीक, अब क्या होगा, यहां पर एक पॉइंट हम लोग नॉर्मल इस पर डालेंगे। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल।
ठीक है। इस ग्लास स्लैब पर ये नॉर्मल है, इसका नाम हम लोग N1 और इसको नीचे तक खींच देते हैं। यहां पर इस पॉइंट इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को आप, ये जो नॉर्मल है ये N1 डैश कर लेते हैं और इस पॉइंट पर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो क्या होगा, इंसिडेंट होगा। तो ऐसा हम लोग ए और इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। एओ इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मान लेते हैं। ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, स्लाइटली सा, ऐसे, ठीक है। ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी कंसिडर कर लेते हैं। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक। अब एयर रेयरर मीडियम होता है, ग्लास डेंसर मीडियम होता है। जैसे ही ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगा, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है, और मुड़कर इस पॉइंट तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर फिर हम लोग क्या किए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसका कुछ नाम दे देंगे N2, ठीक है, और ये N2 डैश, ठीक। एओ इंसिडेंट रे है, ओ से इस पॉइंट को मान लेते हैं ये बी है, ठीक है। अब जैसे ही लाइट जो है इस ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगा तो फिर क्या होगा, डेंसर से रेयरर, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, कुछ इस तरह से। नॉर्मल से ये क्या हो गया, दूर चला गया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह का काम हो रहा है। अब ये जो नॉर्मल से दूर गया है, इस चीज को हम लोग सी बोल देते हैं, ठीक है। तो एओ इज द इमर्जेंट इंसिडेंट रे एंड बीसी इज द इमर्जेंट, मतलब ये इस ग्लास स्लैब से इमर्ज हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। एओ क्या है, इस ग्लास स्लैब में अंदर की ओर जा रहा है। अब क्या है, आप देख सकते हैं इस ओ पॉइंट पर और इस बी पॉइंट पे दोनों जगह क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन की फेनोमेना हुई है। पॉइंट ओ पर जो इंसिडेंट रे है, जब वो रेयरर से यानी एयर से ग्लास में गया तो वो क्या हुआ, नॉर्मल की ओर बेंड कर गया है। जबकि यहां पर जो लाइट है, यहां पर जैसे ही ये लाइट बी पॉइंट पर आ रहा है तो इस बी पॉइंट से क्या हो रहा है, ये फिर डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है। तो डेंसर से रेयरर की ओर जाएंगे तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ एंगल्स को हम लोग क्या कर लेंगे, कंसिडर करते हैं, ठीक है। सपोज ये जो एंगल है, दिस वन, ये जो एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको हम लोग आई कंसिडर कर लिए हैं। एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग R1 कंसिडर किए, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग R1 कंसिडर किए हैं। अब जब ये लाइट OB जो है इस B पॉइंट पर पहुंच रहा है तो यहां पर अब इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा N2 नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, R2 मान लेते हैं, ठीक है। और जब ये यहां से B पॉइंट से इमर्ज हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, तब ये नॉर्मल के यानी N2 डैश के साथ, ये N2 डैश के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस इज E, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहानी है पूरा, ठीक। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये जो आपका फेनोमेना हुआ, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब इमेजिन करो कि अगर ये लाइट जो है बेंड नहीं करता, ये एओ पर बेंड नहीं करता, क्या होता है, ये सीधे निकल जाता है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये सीधे निकल जाता है, ये जो हम रेड मार्कर से बनाए हैं, ठीक है। ये लाइट जो है सीधे इस तरह से निकल जाता, लाइक दिस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो लाइट यहां से, ये अगर ये इस ओ पॉइंट पर ये लाइट जो है एओ बेंड नहीं करता तो ये बिल्कुल इस तरह से आगे की ओर निकल जाता, और इसको हम लोग डी बोल देते हैं। तो आप यहां पर देखो, ये जो ए डी लाइन है,
दिस इज पैरेलल टू दिस बीसी लाइन, इसके ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब बेंड होने के बाद ये लाइट जो है, अगर ये बेंड नहीं करता तो इस एडी लाइट, इस एओडी इस पाथ को फॉलो कर लेता, लेकिन चूंकि बेंड हो गया तो अब लाइट क्या है आपसे किस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस बीसी को फॉलो कर रहा है। तो यहां से ये जो शिफ्ट हुआ, इस एडी से ये लाइट किधर शिफ्ट हो गया, बीसी की ओर। दिस शिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट, इसी को हम लोग लैटरल शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ थोड़ा सा ज्योमेट्री का आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। देख लो, अगर हम ये बोले कि ये जो लाइट है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये एंगल यहां पर कितना बना रहा है, आई नॉर्मल, और ये आई एंगल बना रहा है, ऐसा है नॉर्मल, ये N1 नॉर्मल है, ठीक है, और ये ऐसे काट रहा है, ए है और यहां पर पॉइंट O है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना है, आई बना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल और इसके बीच ये जो रेड लाइन से बनाया है ना, इसके बीच ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा, सम्मुख कोण से, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि ये जो एंटायर एंगल है, ये जो एंटायर एंगल है, ये आई है हमारा, ये एंटायर एंगल कितना है, दिस एंटायर एंगल इज आई, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। तो अगर ये पूरा आई है और यहां से ये R1 है, तो ये रेस्ट एंगल कितना डिग्री का हुआ, तो ये जो आपका रेस्ट एंगल बचा, ये वाली ब्लू मार्कर से जो बनाए हैं हम, ये वाली, दिस इज एक्चुअली, इसको हम इधर बाहर लिख दे रहे हैं, I माइनस R1। ये एंगल कितना है, I माइनस R1 एंगल है। क्लियर है, हो गया। यहां का ज्योमेट्री लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग यहां से ये जो ओडी लाइन दिख रहा है, इस ओडी लाइन पर, इस ओडी लाइन पर इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस ओडी लाइन पर इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको हम कुछ नाम, इस पॉइंट को एल दे देते हैं, यानी इस ओडी लाइन पर आप बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बीएल इज द परपेंडिकुलर टू दिस ओडी लाइन। इस ओडी लाइन पर ये आपका बीएल क्या है, परपेंडिकुलर है, एग्जैक्ट 90 डिग्री यहां एंगल बन रहा है। यहां पर कोई आपसे एंगल पूछेगा तो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है यहां, 90 डिग्री, बिकॉज दिस बीएल इज परपेंडिकुलर टू दिस ओडी। ये बीएल इस ओडी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंपल कहानी है। चलिए, अब क्या है, इस पूरे में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस जो है ये स्मॉल टी कंसीडर कर लेना है, ठीक है। स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, स्मॉल टी है, ठीक है। रेड से हो सकता ना दिखे, हम ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब की क्या है, थिकनेस है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब क्या है, जब ये ज्योमेट्री हो जाए, इसके बाद हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं। देखिए, दो जगह रिफ्रैक्शन की फेनोमेना हुई है। एक तो पॉइंट ओ पर हुआ है, जब एयर से जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे है, वो क्या किया है, एयर से इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर किया, तो पॉइंट ओ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हुआ है। सेकेंड रिफ्रैक्शन का फेनोमेना इस बी पर हुआ है, इस बी पॉइंट पे, जब लाइट जो है इस ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में वापस क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो इन दो जगह रिफ्रैक्शन की फेनोमेना हुई है, इसलिए स्नेल्स लॉ इन दोनों जगहों पर लगाएंगे, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ कहां पर, एट ओ पर। ओ पर आप
स्नेल्स लॉ को अप्लाई करो। जब O पर आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई करोगे तो सिंपल कहानी क्या है कि इधर से एयर से आपका रे जो है एंटर किया है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लेंगे। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए ले लिए हम लोग, और यहां पर का एंगल कितना हो गया, साइन ऑफ आई। ठीक, फिर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना ले लिए, म्यू जी ले लिए, और यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, साइन R1, ऐसा हम लोग ले लिए। यहां से अगर साइन आई बाई साइन R1 कर दे तो म्यू जी बाई म्यू ए, ऐसा लिख सकते हैं। और हम इस चीज को लिखने का तरीका बताए हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो बस, नहीं तो इसको लिखने का एक तरीका भी है। आप म्यू जी बाई म्यू ए को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे लिखने का तरीका लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन अ सिमिलर वे आप स्नेल्स लॉ अगेन अप्लाई करो, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट, इस बार बी पर अप्लाई करेंगे, एट पोजीशन बी। बी पर जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E है सॉरी। तो इधर का अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट ले रहे हैं दैट इज R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट बी, with this angle of incident is making angle with this normal n2 dash, इस नॉर्मल के साथ ये बना रहा है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि ये ग्लास मीडियम है तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, म्यू जी, तो साइन म्यू जी लिख दिए। सिमिलरली यहाँ का हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज E, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हम उल्टा लिख दिए, वेरी सॉरी, ये होगा आपको साइन ऑफ R2 म्यू जी होगा। और फिर हम लोग लिखेंगे यहां पर, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो म्यू ऑफ ए इस मीडियम का, और यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, तो E है, तो साइन ऑफ E लिख दिए। यहां से आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ, यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, तो साइन ऑफ R2, ठीक है, साइन ऑफ R2 बाई साइन ऑफ E इज इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू जी। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ R2 बाई साइन ऑफ E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये सिंपल कहानी है। अच्छा, थोड़ा सा और ज्योमेट्री यहां पर एक चीज बाकी है। अगर ये एंगल ऑफ ये R1 है, ठीक है, ये अगर आपका R1 है और ये R2, दोनों एंगल कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एक पैरेलल लाइन हुआ ऊपर वाला, ठीक है, यहां बताते हैं, ये दूसरा पैरेलल लाइन हुआ, ठीक है, और ये O से B ऐसे काट रहा है, यहां पर ये, ठीक है, इसको ऐसे समझ लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ये N1 डैश ले लो, ये N1 डैश ले लो, ठीक है, ये पैरेलल लाइन, और ये एक और पैरेलल लाइन N2 डैश, और ये एंगल यहां से ऐसे ये लाइन काटा है, ये पॉइंट क्या है, O है, और ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, ये एंगल नॉर्मल के साथ क्या बना रहा है, R1, और ये एंगल क्या बना रहा है, R2। तो R1 और R2 आपस में क्या है, एक्चुअली में बराबर है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स ये क्या है, आपस में बराबर है। R1 R2 एक्चुअली में क्या है, बराबर है। तो यू कैन इजिली राइट दिस, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, R1 R2 जो है ये आपस में क्या है, बराबर है, तो इन दोनों के बदले हम लोग क्या लिख लिए, R। ठीक है, एंगल ऑफ R1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ R2, तो इसको आप एंगल ऑफ R लिख सकते हैं। ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल से बराबर होंगे।
ठीक है, अब आप यहां पर आओ इक्वेशन 1 और 2 पर। देखो हम एक चीज लिखना बताए थे कि अगर आप लास्ट वीडियो लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख रहे हो, तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इसको उलटना चाहते हो तो आपको 1 बाई करना पड़ेगा। उलटने का मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये रिलेशन हम लास्ट क्लास में इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करना सिखाए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। अब आप चाहते हो कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप रेसिप्रोकल कर दो, इसको उलट दो, आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर आपको एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पता है तो 1 बाई करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल सकते हो, या अगर इधर वाला पता है तो इसको 1 बाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। सिंपल कहानी है। तो जरा इन दोनों को देखो, ये दोनों ठीक एक दूसरे के उल्टा हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट साइड में देख लो, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर आप इसको ऐसा कर दो, ठीक है, आप चाहो तो इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, आप यहां से आप एक काम करो, यहां से इस जगह से एक और काम कर सकते हो। क्यों इतना लेना, हम क्यों नहीं म्यू जी बाई म्यू ए कर ले जी, और ये इसको यहां कर ले, यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ ई और इधर आ जाएगा साइन ऑफ R2। लो और आसान हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप साइन ऑफ ई बाई साइन ऑफ R2, इसको आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तो इक्वेशन नंबर 2 का RHS और इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों तरफ का RHS क्या है, बराबर, तो इन दोनों को आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहां तक ध्यान से लिख लो। इस चीज को हम और सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मिटा देते हैं तो आप यहां से लिख सकते हो सिंस, ऐसे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप ऐसे लिखोगे तो 1 और 2 से दोनों तरफ RHS बराबर, तो LHS बराबर हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ I बाई साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ E बाई साइन ऑफ R2। देख लो R1 और R2 आपस में बराबर है, और ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन एंगल R। तो क्यों ना हम इसको काट सकते हैं आसानी से, या जिसको दिक्कत होगा वो ऐसे भी लिख सकता है, साइन I बाई साइन R और साइन E बाई साइन R। साइन R कट गया, तो क्या बचा आपका, साइन आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई बचा। तो यहां से दोनों तरफ साइन एंगल है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ये बचा। ठीक है, ये मिला आपको। इससे क्या सीखे हम लोग, ये जो है एंगल आई इज इक्वल टू, जो ई मिला एंगल आई इज इक्वल टू ई, मतलब ये और ये एंगल क्या है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखे कि जब भी किसी ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे एंटर करेगा, ठीक है, तो ये ऑलवेज किस पाथ के पैरेलल होगा, ये जो ओडी लाइन है इसके पैरेलल होगा, तभी जो है आई इज इक्वल टू ई एंगल संभव है। ठीक है, तो इसी चीज को इंग्लिश में इस तरह से कंक्लूजन में लिखा जाता है। ठीक है, thus a ray of light incident obliquely on the parallel side sided glass, ऐसे कर लो, on the parallel sided glass slab emerges at parallel to the incident ray. However, the incident ray
द इंसिडेंट रे इज लैटरली डिस्प्लेस्ड, इज लैटरली डिस्प्लेस्ड। ठीक है, सिंपल सा कहानी है। क्या समझा है? जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी ग्लास स्लैब में इंसिडेंट करेगा, तो जब भी ये इमर्ज करेगा, बाहर निकलेगा, तो ये ऑलवेज पैरेलल होगा किसका? ये इंसिडेंट रे है, ये ए ओ डी, ये सीधा रेखा है, भले अगर आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा हो, लेकिन ये सीधा रेखा है, ए ओ और डी, इसकी ये क्या होगा? पैरेलल होगा ऑलवेज। तभी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई आपको देखने को मिलेगा। इसका सिंपल मतलब यही है। ठीक है, तो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज लैटरल शिफ्ट? लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, और उसका एक्सप्रेशन भी आपको डिराइव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग अब लैटरल शिफ्ट, या आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो किसको कहेंगे लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट? लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको स्मॉल डी से हम लोग बोलेंगे। तो यहां पर जो आपका बी एल है, बी एल इज इक्वल टू हम स्मॉल डी ले लिए, एंड दिस इज लैटरल शिफ्ट, और इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो लैटरल शिफ्ट बोलो या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज एक्चुअली लैटरल शिफ्ट। तो क्या लिखेंगे? दिस is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray। ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कर लो, बिटवीन द, यहां से बिटवीन the direction of incident ray and the emergent ray, ये आप डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल शिफ्ट बोलेंगे। तो इसका डी का वैल्यू अपने को निकालना है, डिराइव करना है। ठीक है, इसी डी का वैल्यू को डिराइव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए हम लोग? इस ओडी लाइन पर इस बी से क्या किए? परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए। ठीक है, अब हम लोग को अगर इसका एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखेंगे बी एल ओ, इस ट्रायंगल में बी एल ओ, इस ट्रायंगल में जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बी एल ओ कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहां इसको खड़ा करके ऐसे बना देते हैं, दिस इज बी, दिस वन इज एल एंड दिस वन इज ओ। ठीक है, और ये जो एंगल है, एंगल बी ओ एल, ये जो एंगल है ये कितना है? आई माइनस, ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज आई माइनस आर वन बोलो। ठीक है, अब या तो आप आर वन बोलो या आर टू बोलो या इसके बदले आर बोलो। तो हम इसको क्यों नहीं आई माइनस आर कंसिडर कर ले, क्योंकि आर वन आर टू और आर सब बराबर है। ठीक है, अभी हम प्रूफ किए थे आर वन और आर टू क्या है? अल्टरनेटिव एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल दोनों आपस क्या होंगे? बराबर। तो क्यों ना हम इसको आर मान ले। ठीक है, सिंपल सा कहानी रहेगा। ठीक, तो आप चाहे तो यहां से एक काम करो, इस एक्सप्रेशन से हम आर वन आर टू हटाकर इसको आर ही लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल कहानी रहेगा। आर वन आर टू और आर आपस में बराबर होगा, अल्टरनेटिव एंगल है, दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों हम इसको आर वन आर टू माने? सिंपल आर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आई माइनस आर हो गया। ठीक है, ये एंगल यहां पर क्या हो गया? आई माइनस आर हो गया। अब इसमें हमको अगर हम लोग देखें तो ये बी एल जो है ये डी है, ये यहां से यहां तक बी एल क्या है? डी है। तो अगर हम लोग यहां पर ये एंगल बना रहा हूं, ये 90 डिग्री एंगल है, तो अगर कोई बोलेगा कि ठीक है एक काम करते हैं,
साइन एंगल निकाल लेते हैं, तो साइन ऑफ आई माइनस आर निकालो। तो साइन ऑफ आई माइनस आर मतलब परपेंडिकुलर पता है P बाई एच, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है BL और हाइपोटेनस क्या है BO, ठीक है। और BL की वैल्यू क्या है D है, और हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम नहीं है, BO लिख देते हैं। तो यहां से जो BO का वैल्यू है, सॉरी हाँ, जो BO का वैल्यू है वो कितना निकाला जा सकता है, तो BO कैन बी रिटन एज D डिवाइड बाई साइन ऑफ I माइनस R, इतना लिख सकते हैं। सिंपल कहानी है, ठीक है। BO का वैल्यू इतना लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लो, 1 2 उधर माने थे शायद, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हम लोग मानकर रख लेते हैं, ठीक है। सिंपल कहानी है। अब क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, एक दूसरा तरह का हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। इस बार जो ट्रायंगल लेंगे दैट इज BON डैश, ये ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BON1 डैश, ये N1 डैश है, दिस इज N1 डैश, ठीक है, दिस इज N1 डैश। तो BON1 डैश, ये जो पोजीशन है ये N1 डैश है, तो BON1 डैश ये ट्रायंगल ले रहे हैं। तो BON1 डैश अगर कोई लेगा तो कुछ उसका ट्रायंगल ऐसा है, दिस इज N1 डैश, दिस इज O, दिस वन इज B, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है एंगल, और ये वाला एंगल कितना है, R एंगल है। ये एंगल कितना है हमारे पास, एंगल R है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल निकालेंगे तो यहां पर कॉस निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ आर निकालेंगे अगर हम लोग, तो B बाई एच होता है, B बोले तो बेस, ये ON, O बेस होता है, ON1 डैश बाई H, H बोले तो BO। अब देखो ON1 डैश, ये जो है ON1 डैश, क्या यही थिकनेस नहीं है स्लैब का, तो इसको हम लोग T से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज T डिवाइड बाई BO। तो यहां से BO की वैल्यू कितनी निकलेगी, T डिवाइड बाई कॉस ऑफ R, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब ये जो दोनों है देख लो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों तरफ BO है, या यू बोलो इक्वेशन 4 में जो BO का वैल्यू है उसको उठा के इधर पुट कर दो, या दोनों के इक्वेशन को आपस में बराबर कर दो 3 और 4 को, ठीक है। तो हम ये ऊपर में क्या कर रहे हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये ऊपर में इस चीज को मिटा देते हैं। तो अगर जो है हम लोग इक्वेशन 3 और 4 में LHS बराबर है, तो अगर हम लोग इक्वेशन 3 एंड 4 को देखें, ठीक है, तो अपने को दोनों तरफ LHS बराबर तो RHS बराबर कर दो, दैट इज D बाई साइन ऑफ I माइनस R। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर होगा, दैट इज T डिवाइड बाई कॉस ऑफ R। हमको लैटरल शिफ्ट बोला है निकालने के लिए, तो लैटरल शिफ्ट तो D होता है, तो ये इधर चला जाएगा, दैट इज T इंटू साइन ऑफ I माइनस R डिवाइड बाई कॉस ऑफ R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लैटरल शिफ्ट, ठीक है। ये लैटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करने बोला था। अब इसमें एक चीज हो सकता है कि मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट कब पॉसिबल है। तो देखो मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट के लिए ये जो एंगल है I और ये I माइनस R में अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले देखो ये कॉस में, कॉस का जो वैल्यू है कॉस R, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, 0 नहीं 1, 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा वैल्यू। तो कॉस R का वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस R का वैल्यू टेंड्स टू 1 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट। ये क्या बता रहे हैं, फॉर मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट कितना मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट हो सकता है। तो इसके लिए कब कैसे होगा, कॉस R टेंड्स टू 1, कॉस R को 1 होना होगा। कॉस R टेंड्स टू 1 मतलब R का वैल्यू दैट इज कॉस R, यहां पर R का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो R का वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए, दैट इज R शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो R अगर मेरा 0 हो जाएगा तो कॉस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 हो जाएगा, ठीक है। अगर r की वैल्यू 0 हो गई यहां पर, ठीक है, देन ये जो i की जो वैल्यू है यहां पर, अगर आप देखो ये वाला एंगल, तो साइन i माइनस r1 किसके बराबर होना चाहिए? ये तो ठीक है, cos r1 आपका 1 के बराबर होना चाहिए, और जो आपका साइन ऑफ i माइनस r है ये किसको टेंड करना चाहिए? तो i माइनस r में से r अगर यहाँ एंगल 0 हो गया तो साइन i का कितना होना चाहिए? तो ये वैल्यू भी 1 होना चाहिए। तो इस ये वैल्यू कब 1 होगा? जब i माइनस r का जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री का। i माइनस आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री का। तो r का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? 0 लिए हुए हो, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो एंगल i का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री से इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो एट दैट टाइम मैक्सिमम जो है ये इंसिडेंट रे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। मतलब यहां से, इधर से नहीं, इस यहां से 90 डिग्री से अगर इंसिडेंट होगा ये, तब उस टाइम में मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट जो है देखने को मिलेगी। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये सारा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आप पुट करोगे तो डी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? टी के बराबर आएगी। तो मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट जो होता है वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के बराबर होता है, ठीक है। ये हुआ आपका लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा लैटरल शिफ्ट कब होगी, तो उसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। और उस टाइम मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट कितना मिलता है? तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के बराबर मिलता है, D इज इक्वल टू टी। अदरवाइज जो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर, ये होता है। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल। इस कॉन्सेप्ट को जो सीखे हम लोग, इस पर बेस्ड एक सिंपल सा रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल स्पेशली मेंशन किया है, ठीक है। अ लाइट रे is incident at an angle of 45 degree with the normal of 2 under root 2 सेंटीमीटर, ठीक है। थिक प्लेट, इसका म्यू का जो वैल्यू है दैट इज 2.0 दिया हुआ है, फुल स्टॉप। फाइंड द शिफ्ट in the path of the light as it emerges out from the plate और आपको गिवन है अंडर रूट 7 का वैल्यू, ठीक है। आपके पास अगर नहीं दिया रहेगा तो आप सिंपली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 2.6466 है, 2.6466। अगर नहीं दिया है तो आप रूट 7 का वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ नॉर्मल टू रूट 2 सेंटीमीटर थिक प्लेट, जिसका वैल्यू इतना है। फाइंड द शिफ्ट ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट एज इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्लेट। मतलब क्या है, ऐसा कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब का, ये जो ग्लास स्लैब जिसका प्लेट है, ये कितना थिक है? तो रूट 2 सेंटीमीटर। मतलब टी की वैल्यू कितना दे दिया है? रूट 2 सेंटीमीटर टी का वैल्यू दे दिया है। अब इस पर जो इमर्जेंट हो रहा है, इस पर जो भी गिरेगा लाइट,
ठीक है, इस पर जो भी लाइट इमर्ज हो रहा है ये नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया है, 45 डिग्री, यही लिखा है। अ लाइट रे इज इमर्ज बोलते हैं, सॉरी इंसिडेंट, अ लाइट रे इज इंसिडेंट, ये कितना, ये जो इंसिडेंट रे है, ये लाइट रे जो इंसिडेंट हुआ है इस ग्लास स्लैब पे, तो नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया है, 45 डिग्री, मतलब एंगल आई का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड करने बोला है शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब इसके बाद ये तो एयर है इधर, ठीक है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अगर नहीं भी दिया है तो 1 होता है, और ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां 2 दे दिया है। ठीक है, 2 दिया हुआ है, तो रेयरर से डेंसर में आएगा तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर इस नॉर्मल से जब यहां से इस पॉइंट से निकलेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अगर ये नहीं मुड़ता तो कुछ इस तरह से, तो ये जो आपका शिफ्ट है यही लेटरल शिफ्ट है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस इज योर लेटरल शिफ्ट, यही आपको शिफ्ट बोला है निकालने। ठीक है, यही शिफ्ट आपको बोला है निकालने। तो सिंपल से कहानी क्या है, डी का फॉर्मूला होता है टी ऑफ साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस ऑफ आर, ये सिंपल यही शिफ्ट होता है। तो यहां पर टी पता है, आई पता है, क्या नहीं पता है, तो आर नहीं पता है। बस चैलेंज क्या है, सिंपली आर को निकालना। यहां पर जो मेन टास्क है वो है सिंपली आर को कैसे फाइंड आउट किया जाए, यानी यहां पर एंगल ऑफ जो ये रिफ्रैक्शन है, ये वाला एंगल आर यही होगा, ये एंगल कैसे निकाला जाए, सिंपल कहानी है। इस एंगल को अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो काम आपका बन जाएगा। देखो इधर का रिफ्रैक्ट, स्नेल्स लॉ लगाओ, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पर, ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, तो ओ पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, और इधर का इंसिडेंट एंगल तो साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तो म्यू जी है, और इधर का रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो साइन ऑफ आर। ठीक है, हमको यहां से साइन ऑफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगा, म्यू ए बाई म्यू जी इंटू साइन 45 डिग्री, यहां पर म्यू ए का वैल्यू 1 है, 1/2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहां जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया, 1/2√2, ये निकल गया साइन आर का वैल्यू। लेकिन हमको क्या चाहिए, कॉस ऑफ आर चाहिए। अब कॉस ऑफ आर का जो वैल्यू है ये आसानी से निकाल सकते हो, √1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर आर करके, या कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहां से आर का वैल्यू निकाल लो, यहां से आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2, कैलकुलेटर में निकाल लेना, आर का वैल्यू निकल जाएगा, यहां पर पुट कर देना, उतना कॉस आर का वैल्यू हो जाएगा। नहीं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके में क्या होगा, 1/√, साइन स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर आर मतलब इतना का वैल्यू, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का करेंगे तो 2, इतना आएगा। ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, √8 माइनस 1/8, इसको करेंगे सॉल्व तो √7 डिवाइड बाई 2√2 ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू यहां डाल दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है, √2 रख देंगे। साइन ऑफ आई माइनस आर, आई का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, और आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो छोड़ो, यहां पर कॉस ऑफ आर हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां से जो है आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो या तो इसको डायरेक्ट कर लो, नहीं तो फिर इसको तोड़ो, साइन आई इंटू कॉस ऑफ आर माइनस कॉस आई इंटू साइन ऑफ आर, इस फॉर्मूला में तोड़ के भी निकाल सकते हो कॉस आर। ठीक है, इस पर साइन आई का वैल्यू तो पता है, साइन आई 45 डिग्री है, कॉस आर ये वैल्यू रहा कॉस आर का। ठीक है, और फिर साइन आर का ये रहा वैल्यू, यहां पर पुट कर देना, और कॉस आई का वैल्यू, कॉस आई मतलब 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, कॉस आर सारा वैल्यू तुमको मालूम है, सब डाल वाल कर सॉल्व करोगे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं, दैट विल बी 0.62 सेंटीमीटर आएगा। सारा वैल्यूज हम निकाल लिए। साइन आई मतलब 45 डिग्री, साइन 45 पता है, कॉस आर का वैल्यू ये रहा, माइनस कॉस आई मतलब कॉस 45 डिग्री, और साइन आर मतलब फिर देखो साइन आर का वैल्यू 1/√2, सारा वैल्यू यहाँ डालोगे, यहाँ कॉस आर का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की हो, सब वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो 0.62 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। दिस इज द आंसर, इतना ही लेटरल शिफ्ट होगा।
ठीक है, दिस इज द वे हाई, जिस तरह से तुमको जो है ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो ये आज का एक कंप्लीट वीडियो सेशन था जिसमें कि हम लोग लेटरल शिफ्ट और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखे, उस कॉन्सेप्ट को समझे, फॉर्मूला डेवलप किए। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट D इज इक्वल टू T निकाले हम लोग, और एक न्यूमेरिकल हम लोग अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।